दोस्तों, किसी अपने को खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। किसी अपने के जाने के बाद परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति बहुत नाजुक होती है। इस गम के चलते आप काफ़ी लंबे समय तक मायूस रह सकते हैं। किसी अपने के गुजर जाने के तुरंत बाद आर्थिक कर्तव्यों का पालन करने में बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि ऐसे मौके पर पैसों की बात करना अजीब लग सकता है, लेकिन मृतक के फाइनेंस की ठीक ठाक व्यवस्था करना एक ज़रूरी काम होता है और इसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मृतक द्वारा इतने सालों में जमा की गई जमा पूंजी बर्बाद हो जाए। यदि आप इस उलझन में हैं कि कहाँ से शुरू करें, उनके किसी निवेश को कैसे ट्रांसफ़र करें या बंद करें, या महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे संभालें, क्या आपके पास मृतक की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं? अगर नहीं है तो कहाँ से मिल सकती हैं? क्या मृतक ने वसीयत बनाई है? मृतक की इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या आपको मृतक की इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी? इन्हीं सभी बारे में बात करेंगे हम आज, और कोशिश करेंगे कि हमारी आज की जानकारी से आपकी कुछ तो परेशानी हम दूर कर सकें। दोस्तों, पहला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसकी ज़रूरत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पड़ती है। बीमा संबंधी क्लेम, इनहेरिटेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट को बंद कराना हो या बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कंपनसेशन इसी प्रमाण पत्र पर निर्भर करते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु की स्थिति में इस बात की जानकारी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार निर्धारित नगर निगम को दिए जाने की जरूरत पड़ती है। यदि डेथ हॉस्पिटल में होती है तो आपको रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र पाने के लिए अस्पताल के मृत्यु प्रमाण पत्र को नगर निगम के यहाँ लेकर जाना होता है। इस प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीख के साथ साथ बाकी डिटेल्स जैसे मृतक और उसके पिता का नाम भी दिया जाता है। मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर आपको डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, और हो सके तो आप डेथ सर्टिफिकेट की मल्टीपल कॉपीज बनवा लीजिए, क्योंकि ये आज सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो उसकी आपको हर कदम पर ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो स्टेप आता है वो आप ये चेक कीजिए कि क्या मृतक ने वसीयत बनाई है। दोस्तों, विल एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति से जुड़ी प्लानिंग डिफाइन करता है। इसमें बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति की संपत्तियों का वितरण उसके नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों में किस तरह किया जाएगा, किसको क्या मिलेगा। संपत्ति के भविष्य में बंटवारे और वारिसों को मृतक की संपत्तियों को दिए जाने के कानूनी वसीयत एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। लेकिन वसीयत लिखने वाले के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो ये तय करे कि वसीयत उसके कानूनी वारिसों को मिलती भी है। कुछ लोग वसीयत को बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखना चाहते हैं, जबकि कुछ बाकी लोग इसे अपने विश्वसनीय वकीलों के पास रखना पसंद करते हैं। अनेक अन्य लोग इस अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी परिवार के कॉन्फिडेंशियल मेंबर्स और रिश्तेदारों के पास रखना चाहते हैं जिनका इसमें कोई क्लेम नहीं होता। अगर वसीयत है तब तो ठीक है, फिर तो उसी के हिसाब से सब हो जाएगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो आपको देखना होगा कि किस एसेट में कौन नॉमिनी है, और आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवा सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में होगी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको देश के कानून के हिसाब से लीगल हेयर्स यानी कानूनी उत्तराधिकारियों यानी कानूनी वारिसों में बांट दी जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कीजिए। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि मृतक ने अपने सभी फाइनेंशियल मामलों के बारे में आपको सारी जानकारी ना दी हो, इसीलिए मृतक की डायरी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके डेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पता लगाने की कोशिश करें। आप पिछले 5 सालों की बैंक स्टेटमेंट से कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, स्टॉक होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स, एन्युटी प्लान्स और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को इजीली मैनेज करने के लिए आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। इनमें आपके बैंक से जुड़े हुए पेपर्स जैसे सेविंग अकाउंट्स, डिपॉजिट्स, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट में इंश्योरेंस, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, सेविंग स्कीम्स लाइक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स या एनएससी, या बाकी फिक्स डिपॉजिट्स। यूटिलिटी बिल्स और अकाउंट नंबर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल। टैक्सेशन,
प्रॉपर्टी पेपर्स, लोन और ईएमआई डॉक्यूमेंट्स, क्लब्स और बाकी की मेंबरशिप्स, ये सब शामिल होंगे। और सबसे ज़रूरी जो है वो है एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी संभाल कर रखिए। इससे आपको एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस और बाकी के बेनिफिट्स मिलने में आसानी होगी। इसके बाद जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं तो आप निवेश, देनदारों और देनदारियों की अलग अलग लिस्ट बनाइए। मृतक की फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए आपके पास उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके देनदार और देनदारियों के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए, जो अब आपके अकाउंट या आपके कंधे पर आने वाली है। इससे आपकी वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर पड़ सकता है। इससे आपको कर्ज या ऋण के झूठे या सच्चे क्लेम से निपटने में भी मदद मिलेगी। कई बार होता क्या है कि जब किसी को ये लगता है कि फैमिली मेम्बर्स को तो इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ लोग उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए झूठे क्लेम भी करने लगते हैं कि मेरा भी इसने इतना पैसा ले रखा था, मेरा भी इतना ले रखा था। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आप पिछले 5 साल का बैंक स्टेटमेंट देखकर इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्रोतों से जानकारी हासिल करने के लिए आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे सीए की भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट की जानकारी हासिल करिए और उन्हें बंद कीजिए या उन्हें ट्रांसफ़र कराइए। दोस्तों, मृत व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स को तुरंत बंद करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना हैकर्स और धोखेबाज द्वारा उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अकाउंट्स जिन्हें बंद करना ज़रूरी है, जैसे बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बॉडीज़, इन्वेस्टमेंट्स। मृतक के बैंक खातों को बंद करना और इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आपको मृतक के सभी बैंक खातों और इन्वेस्टमेंट की सूची तैयार करनी होगी। आपको बैंक खातों को बंद करने और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कदमों के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना होगा। यदि मृतक का जॉइंट बैंक अकाउंट था तो खाते को आप दूसरे खाता धारक के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर से आपको इन्वेस्टमेंट संबंधी स्टैंडिंग निर्देशों आदि के बारे में भी हेल्प मिल सकती है। यदि मृतक का अकेले अपने ही नाम से बैंक अकाउंट था तो कानूनी वारिस या नॉमिनी मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके बैंक से डिटेल ले सकते हैं। बैंक बैलेंस को बैंक द्वारा मृतक के बैंक खाते को बंद करने के बाद लीगल हेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सभी सब्सक्रिप्शंस, जमा आदि और ऑटोमेटिक पेमेंट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। आपको मृतक की क्रेडिट रिपोर्ट की भी जांच करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको किसी अनपेड डेट जैसे क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम, होम लोन, कार लोन आदि की जानकारी मिल सके। आप क्रेडिट रिपोर्ट को केवल तभी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप परिवार के नज़दीकी सदस्य हैं। जब एक उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो शेष बकाया चुकाने की जिम्मेदारी को एप्लीकेंट्स, गारंटर्स या लीगल हेयर्स पर आती है। आपको इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कोई फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें से मृतक का नाम रिमूव करना होता है। यूटिलिटी अकाउंट्स को भी ट्रांसफ़र कराना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस क्लेम। दोस्तों, यदि मृतक व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है तो बेनिफिशियरी उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। बेनिफिशियरी या परिवार के किसी नज़दीकी सदस्य द्वारा क्लेम करने के लिए जीवन बीमा कंपनी को सूचित किया जाता है। बीमा का दावा करने के लिए दावे के समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अगर जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी देना होगा। जब आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो बीमा कंपनी द्वारा कुछ जरूरी जांच पड़ताल की जाती है ताकि ये तय किया जा सके कि दावे का जो भुगतान है वो सही बेनिफिशियरी को किया जा रहा है। बीमा क्लेम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कर देना चाहिए, क्योंकि बीमा क्लेम सेटलमेंट को करने में 45 दिन से 6 महीने तक का समय ले लेती हैं बीमा कंपनियां। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम आता है वो है दोस्तों कि महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म करें। सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एम्प्लॉयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उधारदाता जिनसे मृतक व्यक्ति द्वारा लोन लिया गया था उन्हें भी मृत्यु के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत क्रेडिटर जैसे दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो उसको भी बताना चाहिए। भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए लोन के क्लोजर या उससे जुड़े किसी भी ज़रूरी काम के डॉक्यूमेंट्स बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है।
पहचान संबंधी धोखे से बचने के लिए उचित समय पर मृतक के ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट और टेलीफोन नंबर आदि को भी मृत्यु की प्रमाण पत्र की एक कॉपी देकर बंद करवा देना चाहिए। मृतक की पहचान के सभी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र को भी कैंसिल करवाना उचित रहता है। मृतक की लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न को कानूनी वारिस द्वारा फाइल किया जाना चाहिए। लास्ट रिटर्न फाइल करने के बाद पैन कार्ड भी बंद करा दें, आधार कार्ड भी बंद करा दीजिए। दोस्तों, किसी अपने के गुजर जाने का गम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इस गम के चलते आप काफ़ी लंबे समय तक बहुत डिप्रेस्ड, बहुत मायूस रह सकते हैं। लेकिन ये सारे काम अगर आप समय से कर लेंगे तो आपकी आगे की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। जो चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता और उसकी कमी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदगी तो चलती है ना। इसलिए जाने वाले के ये सारे फाइनेंशियल काम जो है वो आप समय रहते पूरा कर लेंगे तो मृतक की ज़िंदगी भर की मेहनत से कमाए हुए पैसे बेकार नहीं होंगे और मृतक के डिपेंडेंट की लाइफ भी थोड़ी आसान होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की जानकारी आपके थोड़ा तो काम आई होगी और आपकी परेशानी थोड़ी तो कम हुई होगी। थैंक यू।